नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ कहानी चंदो, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ। बीबी जी, पानी दे दो। चंदो की यह आवाज़ सुनते ही मैं बिगड़ गई। तू तो ऐसे समय आती है जबकि धनीराम घर पर नहीं होता। कितनी बार कहा है जरा जल्दी आया कर, पर तू है कि घर से जल्दी निकल नहीं पाती। नहा धोकर तेरे घड़े में पानी अब मुझे ही डालना पड़ेगा। तुझे ना नहाना और ना पूजा पाठ करना, बस भूरे रंग का लहंगा और गहरे लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ ली और चल पड़ी। फिर भी देर क्यों कर देती है? चंदो ने मेरी डांट सुनकर रोज की तरह चुपचाप अपनी पलकें झुका लीं और एक करुण फीकी खिसियाई सी हंसी हंस दी। मैंने झुंझलाकर टंकी में से एक बाल्टी भरी और उसके घड़े में उलट दी। भीगने से बचने के लिए अपनी साड़ी खूब ऊंची बांध ली थी। उसके चले जाने पर मैं अपने कमरे में लौट आई और अधूरी सिलाई पूरी करने लग गई। बेटी के सलवार के पांचे सिलने को मशीन में लगाए ही थे कि पड़ोसिन दीदी की कर्कश आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। तो अब चंदो दीदी के घर पहुंच गई है, वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। तेरे हाथों में तो जान ही नहीं है। हमारी तकदीर में तू ही लिख गई है क्या? झाड़ू भी तो अच्छी नहीं लगाती। दिन भर हवा के झोंके के साथ घर में बदबू आया करती है। अपनी सास से कह देना कि मेरा काम करने के लिए वही आया करे। कल उसे लिवा कर लाना, मैं बात कर लूँगी। चंदो ने बस अच्छा कहा। उसकी आवाज़ अच्छी तरह सुन नहीं पाई, पर कुछ देर तक मेरे कान उधर ही लगे रहे। सोचा चलो अच्छा है, कल से मेरा काम भी अच्छी तरह हो जाया करेगा। अब मैंने अपना ध्यान उधर से हटाकर बेटी की सलवार पूरी करने में लगा दिया। दूसरे दिन जैसा कि मैंने सोचा था, चंदो के साथ उसकी सास का भी आगमन हुआ। सास की सूरत पहली बार देखकर उसे देखती ही रह गई। खिंची हुई भौहें और फैलती हुई लाल डोरे वाली आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। मैंने सोचा शायद पड़ोसिन दीदी से नाराज होकर लड़ने आई है, इसीलिए आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। मुझे देखकर वह थोड़ा झुकी, खींचकर उठाया और ज़मीन पर रखकर बोली, जल्दी से मटके में पानी डाल दो। ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरे मुंह से निकल गया। जल्दी क्या बीबी जी, मैं अपना काम तो करूँ हुई हूँ, इस रान का काम भी करना पड़े है। जहाँ जाए है फजीते करे है। मैंने कोने में दुबकी हुई दुबली पतली चंदो को देखा और कहा, तुम इसे खाने पीने को नहीं देती हो? कितनी दुबली पतली है, काम करे तो कैसे? ए बीबी जी, क्या कहो हो? उसने पीछे मुंह घुमाकर कोने में सिकुड़ी सिमटी खड़ी चंदो से कहा, क्यों रीरान, मैं तुझे रोटी नहीं देऊँ हूँ? इस वाक्य के साथ ही थप्पड़ और मुक्के उस पर बरस पड़े। मैं यह देख पछताने लगी, यह मैंने क्या किया? अब इसके रोने से मोहल्ले भर में हंगामा हो जाएगा। पर चंदो न रोई, न चीखी और न चिल्लाई, तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसकी ओर देखा तो वह अपने होठों को कसकर बंद किए दर्द पी रही थी। मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर उसकी बड़ी बरौनियों वाली पलकें एक क्षण के लिए ऊपर उठीं और फिर नीचे झुक गईं। मुझे कुछ बिंध गया। उसकी मार का कारण मैं ही हूँ, मेरे ही कारण इसको घोर पीड़ा सहनी पड़ी है। दूसरे दिन न चंदो आई न उसकी सास ही। कूड़ा गली में पड़ा सड़ता रहा। घर का पिछला द्वार खोलकर मैं उसकी खोज में कई बार बाहर झांकाई, पर दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ी। उस दिन सिलाई में मन भी नहीं लगा। बेटी की फ्रॉक का कपड़ा काटने लगी तो कैंची कहीं और चल गई। मुझे क्या हो गया है? आज मेरी सारी निपुणता मुझ पर हंसने लगी। चंदो की दयनीय दृष्टि बार बार कहीं चुभ जाती थी। उसके विषय में सोचते सोचते वे दिन याद आ गए जब वह इस नगर में नई नई ब्याह कर आई थी। एक अत्यंत सुकुमार और अल्हड़ सी बहू थी वह। माथे पर कांच की बिंदी, आँखों में काजल और गले में काले मोतियों का गुलूबंद पहने हल्की लाल ओढ़नी का घूंघट डालकर मेरे घर के द्वार पर खड़ी हो गई थी। सास ने घूंघट हटाया था तो उसकी सुंदरता देखकर मैं थोड़ी देर हक्की बक्की रह गई थी। इस जाति में ऐसा सौंदर्य! उसको मुंह दिखाई के रुपए देते समय नाम पूछा तो उसने धीरे से बताया था चांदनी। वह वस्तुतः चांदनी ही छिटका रही थी। अब उसमें क्या रह गया है? चांदनी फीकी पड़ गई है। एक दिन मैंने उससे पूछा, तेरी सास की आंखें इतनी लाल क्यों रहती हैं? वह सहम गई।
मैंने कहा डरो मत, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। तब उसने बताया कि उसकी सास शराब पीती है। मैंने आश्चर्य प्रकट किया तो वह बोली ब्याह शादिन में तो एक एक बोतल पी जाए है। मुझे न जाने कैसे कुछ ध्यान आ गया और पूछ बैठी, क्या तेरा आदमी भी पीता है? उसने कहा वो तो जुआ भी खेले है, कहकर मुझ पर सहज भाव से यह रहस्य प्रकट कर दिया। मैंने कहा राम राम, तब तो सारी कमाई जुए में उड़ा देता होगा। वह बोली कमाई करे ही कहाँ है, कुछ नाय करे वे तो। अब समझ में आया इसकी देवरानी और जिठानी की तुलना में मार के और भांति भांति के पुरस्कार उसे क्यों मिलते रहते हैं। चंदो की देवरानी उसकी सगी बहन है। देखने में चंदो जैसी सुंदर नहीं है, पर दोनों बहनों में बड़ा ही अंतर है। एक का आदमी उसको रंग बिरंगे कपड़े, लहंगा, साड़ी, चुंदरी और पोलका लाकर देता है, और दूसरी का गांठ से पैसा लेकर जुआ और शराब के द्वारा पानी में बहा देने की जुगत करता रहता है। छोटी बहन बड़ी बहन को क्यों दे, क्योंकि अब तो वह बहन नहीं वरन देवरानी है। जिसका पति कमाता है उसी की पत्नी को भोग करने का अधिकार है। जिसका नहीं कमाता वह क्या खाए और पहने, उसको तो दीनता की मूर्ति ही बने रहना पड़ता है। एक बार कुछ दिनों तक चंदो काम पर नहीं आई। उसकी वही बहन देवरानी ही आई थी। वह फूल की तरह खिली रहती, झरने की तरह हंसती और तितली की तरह चंचल होकर इधर उधर भागती फिरती। खिंची हुई काली बाहें और ढलबारी पलकों वाली आधी मुदी हुई मद भरी आँखें। पहले ही दिन आंगन में आते ही उसने अपना घूंघट उठा दिया और मीन से चंचल नेत्रों से सारे घर का मानव निरीक्षण करती हुई घूमने लगी। हंसी तो तब आई जब वह मुझसे बिना बाहों का ब्लाउज मांगने लगी। कभी बनाकर रखा हुआ बिना बाहों का ब्लाउज उसको दे दिया तो किसी फिल्मी नायिका की तरह मटकती हुई कुछ गुनगुनाती सी काम करने लगी। तब मुझे चंदो बरबस ही याद आ गई। 3 वर्षों से काम करने आती है, पर उसने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। जो दे दिया सो खुश होकर ले लिया। एक बार बूटों वाला राजस्थानी कपड़े का पर्दा उतारकर उसे दे दिया था कि वह अपना लहंगा बना लेगी, परंतु वह उसे कभी पहनकर नहीं आई। एक दिन यूं ही पूछ लिया, अरे चंदो, लहंगा बन गया क्या? कभी पहने हुए दिखाई नहीं दी। तो उसने धीरे से कहा, मेरी सास को वह कपड़ा बहुत पसंद आ गया था। 15 दिनों के बाद जब चंदो लौट कर आई तो उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, जैसे निचोड़ा हुआ सफ़ेद कपड़ा हो। गालों की हड्डियां उभर आई थीं। पता चला कि उसने एक कन्या को जन्म दिया है। विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं कुछ भी तो लक्षण नहीं दिखाई देते थे। मैंने पूछा, कैसी है तेरी बेटी? बड़ी दूबरी पतरी है। एक दिन उसकी सास ने बताया कि बेटी तो मर गई, जाई ने मार डाली रान, दूध नाए प्यावई। उस रक्तहीन देह में दूध पिलाने की कितनी क्षमता थी यह तो मैंने पहले ही देख लिया था। यदि ऊपर लिखी बातें ही बस होती तो चंदो की कहानी मैं शायद कभी न लिखती। उसकी ओर से अपना हृदय कठोर कर लिया था। वह सीधी सरल ही नहीं वरन एक दुर्बल नारी है। वह लड़ सकती है पर अपने से ही। मैंने एक दिन खींच कर कह दिया था, चंदो, अगर तेरा यही हाल रहा तो तू एक दिन मर जाएगी। प्राय मैं उसे कुछ खिलाकर पानी पिला दिया करती थी। मेरी सहानुभूति उसमें कुछ जीवन का संचार कर रही थी या नहीं मैं नहीं जान पाई थी। ग्रीष्मावकाश में मैं नैनीताल जाने की तैयारी कर रही थी कि बड़े सवेरे चंदो सिर में पट्टी बांधकर आंगन में आ खड़ी हुई। नौकरानी ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, हाय बहन जी, इसे क्या हो गया? मैंने देखा कि उसके माथे पर लगभग 1 इंच चौड़ा घाव था, जिसका मांस बाहर निकल आया था। माथा दचक पिचक गया था, कई जगह नील पड़े हुए थे। मैंने सहानुभूति और स्नेह के मारे गुस्सा कर डाला। हाय राम, यह क्या कर लिया? मैंने कहा था कि एक दिन तू मरेगी, लगता है ऐसे ही मरेगी। यह क्या हो गया? नाई बीबी जी, सड़क पे गिर गई सो चोट लग गई है, या में पीप पड़ी गए हुए मून पिरात है। मैंने आज छूत छात भूल कर उसका घाव खोलकर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। बांधते समय मेरे मुंह से निकल गया, हाय, कैसे हैं तेरे घर वाले? घर वाले नहीं बीबी जी, घर वाला। घर वाला ठीक होए तो घर वाले भी ठीक होए हैं। जब नैनीताल से वापस आई तो उसकी देवरानी को आया देखकर मैंने पूछ लिया, अरे अब तू आने लगी, चंदो कहाँ गई? उसने बताया कि चंदो मर गई।
हैं, मर गई? अरे कैसे? बाके आदमी ने एक दिन जूता से मारी हती, सो जूता की मोटी कील बाके मूड में घुस गई, घाव में पीप पड़ी गयो, कछु दिन बुखार में रही के मरी गई। हाय चंदो, पति के द्वारा जूते से मारी जाने वाली बात तूने मुझसे भी छिपा ली। तूने तो कहा था कि सड़क पर गिर गई थी। चंदो के माथे की चोट के स्मरण मात्र से मेरे हृदय में एक अजीब सी वेदना होने लगी। अभी आपने सुनी कहानी चंदो।